जहां से जातिवाद खत्म होता है वहीं से समाजवाद शुरू होता है। माननीय अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो आप गंगा जल से धुलाते हैं, ये क्या कोई संवैधानिक व्यक्ति कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी लोक से नहीं तंत्र से जीती है। हम बीजेपी से नहीं हारे, आरएसएस से नहीं हारे, हम तो पुलिस प्रशासन से हार गए। अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाते तब भी हम ईवीएम के खिलाफ होते। बटोगे तो कटोगे, ये तानाशाही की भाषा है। जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास लिखा जाएगा, जो लोग आने वाली पीढ़ियों में इनके बारे में पढ़ेंगे तब नफरत करेंगे। लेकिन दंगा तो सरकार का प्रायोजित दंगा है, बीजेपी के लोगों ने कराया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और इस वक्त हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में एक बहुत खास हस्ती, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के बहुत परिपक्व प्रवक्ता वो कहलाते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की टीम के सबसे भरोसेमंद नेता और सबसे भरोसेमंद सिपाही, या यूं कह लीजिए कि अखिलेश के नवरत्नों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुनील सिंह साजन जी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और साथ ही साथ कुछ सवालों का जवाब भी आपसे लेंगे। सर, बहुत स्वागत है सुनील सिंह साजन जी आपका हमारे साथ इस भारत समाचार के इंटरव्यू में। सबसे पहले तो बात करेंगे, अभी हाल में चुनाव कंप्लीट हुए, उपचुनाव का जिक्र अगर करते हैं तो आप सीसामऊ सीट जैसी जगह से प्रभारी बनाए गए, कितनी बड़ी चुनौती रही, कैसे आपने टैकल की वहां की सिचुएशंस? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ये सच है कि जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा था तो पार्टी ने हम लोगों को सीसामऊ की जिम्मेदारी दी। कई लोग साथ में हम लोगों ने काम किया जी। चुनौतियां बड़ी थीं क्योंकि भाजपा आरएसएस से कम प्रशासन से ज्यादा लड़ना था, सरकारी तंत्र से लड़ना था। तो जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी लोक से नहीं तंत्र से जीती है, तो उस तंत्र से लड़ाई थी और हम लोग तैयारी में गए थे कि भाजपा से लड़ाई है। भाजपा तो बेचारी कहीं लड़ी नहीं, क्योंकि भाजपा के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी बताने को। रोजगार पे बात नहीं करना चाह रहे थे वो, न महंगाई पे बात कर रहे थे, न भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, न महिला सुरक्षा पे बात कर रहे थे, न सड़कों पे बात करना चाह रहे थे, न विश्वविद्यालय और कॉलेजों पे बात कर रहे थे, और न ही अस्पताल में दवा की व्यवस्था पे बात कर रहे थे। जी। तो जो आम आदमी के मुद्दे थे उन पर बीजेपी बात नहीं कर रही थी। तो जब बीजेपी बात नहीं कर रही थी तो बात फिर एसओ कर रहा था, सीओ कर रहा था, एडिशनल कर रहा था, तो पुलिस महकमे के लोग काम कर रहे थे। जैसे अगर मैं कानपुर की बात करूं तो हमारी पूरी टीम को चुनाव लड़ते लड़ते ये महसूस हुआ कि सब बीजेपी से नहीं लड़ना है, कानपुर की पुलिस से भी लड़ना है, केडीए से भी लड़ना है, ड्रग विभाग भी लड़ रहा था, बिजली विभाग भी लड़ रहा था, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे थे, केडीए जो वहां है वो घर दुकानें सीज कर रहा था, पुलिस मुकदमे लिख रही थी। और ये लोकतंत्र में पहली घटना होगी कि जहां से पोलिंग स्टेशन आने का जो रास्ता था, हम लोग ये तो उम्मीद कर रहे थे कि बैरिकेटिंग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन इतने निचले स्तर पे चला जाएगा कि जेसीबी लगा करके गड्ढा खोद देगा लोगों को रोकने के लिए। और किसको रोकने के लिए? जो दाता है, मतदाता। और ये दुर्भाग्य है इस दौर का कि जो देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, वो अन्य दाताओं के भी खिलाफ है, मतदाताओं के भी खिलाफ है। तो दाताओं के खिलाफ है और खुद दाता बनना चाहते हैं, तो लूट के, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के। चुनौतियां रही हैं सुनील सिंह साजन जी इस चुनाव में आपके लिए, फिर भी सीट जीत ली। बड़ी अग्नि परीक्षा थी, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है, इस पर आगे बातचीत होती रहेगी, शुरुआत कर लेते हैं। ये बताइए कि आप अखिलेश यादव के बड़े खास हैं, कैसे आए राजनीति में? 2012 का वो सफर कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? देखिए, एक तो परसेप्शन है कि आप नेता के खास हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, और करोड़ों कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खास ही हैं, क्योंकि सब उनके हैं, कोई लाइन नहीं है। जब वो हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो भी काम कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है, सब पार्टी के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रहे हैं। तो जहां पर खास लग जाता है वहां चुनौती भी बढ़ जाती है।
जी। कि अगर पार्टी नेता आप पे भरोसा कर रहा है तो आप उस भरोसे पर कैसे कायम रहेंगे, तो आपको उस भरोसे के लिए भी काम करना होता है। जी। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि नेता और दल जितना भरोसा कर रहा है उस भरोसे पर हम लोग खरे उतरें, रातों दिन मेहनत करके भगवान उतनी शक्ति दे और हम लोग उस भरोसे को और उस लगाव को, उस प्यार को बरकरार रखें और कुछ काम करके बरकरार अच्छा, रखें। लोकसभा चुनाव जब हुए बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की, 37 आपके जो सांसद थे यहाँ पर बनकर आए। इस बार वो मजा नहीं आया चुनाव में। 3 सीटें आप लोगों ने जीत ली, आरोप बहुत सारे लगे। इस बार ये कहा गया कि मुस्लिम वोट आपसे छिटक गए, क्या वजह रही? लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से बीजेपी को हरा करके जीती और एक नारे के साथ जीती, पीडीए। वो पीडीए इस बार काम नहीं किया और वो पीडीए जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, क्या है पीडीए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा पीडीए क्या है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। हमारे नेता ने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सिख, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदिवासी। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, नहीं अगड़े को गायब नहीं किया, नहीं, देखिए समाजवाद जो है, जो समाजवादी विचारधारा है जी, जहां से जातिवाद खत्म होता है वहीं से समाजवाद शुरू होता है। तो अगर हम ये कहें कि हम समाजवादी भी हैं और बाद में कहें कि हम जातिवादी हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो समाजवादी विचारधारा का कोई आदमी जातिवादी नहीं हो सकता है। तो हमारे नेता ने कई बार कहा है कि हम किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं हैं, उस सोच के खिलाफ हैं जो पीडीए का उत्पीड़न करना चाहते हैं, उस सोच के खिलाफ है जो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन करके शाम को 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। तो वो एक ऐसी सोच जो लगातार, मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो जो हजारों सालों से जो समाज वंचित रहा है, शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, या अशिक्षित रहा है, या गरीब रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं थे, समाज में इज्जत नहीं थी, तो जो पीडीए का नारा हमारे नेता ने दिया है, वो पीडीए आज भी फ्लॉप हो गया है, ये मानते हैं? बटेंगे कटेंगे जीत गया। मैं उस पे आ रहा हूं। हाँ। वो पीडीए जिसका नारा हमारे नेता ने दिया, वो पीडीए कौन है जो आज भी आजादी के इतने सालों के बाद, संविधान लागू होने के इतने सालों के बाद आज भी शैक्षिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, सामाजिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, राजनीतिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, या मैं ये कहूं कि आज भी धार्मिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। आप सोचिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो आप गंगा जल से धुलाते हैं, ये क्या कोई संवैधानिक व्यक्ति कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जो सामंती सोच के लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी अगर मंदिर चले गए तो आप गंगा जल से धुलाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी इतना आप पवित्र हैं और आप ढोंग रचा करके आप इतना पवित्र हो गए, ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप पवित्र हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी अपवित्र है। तो जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं उन्हीं के खिलाफ हमारे नेता ने पीडीए को इकट्ठा किया है। अच्छा, और बीजेपी को हरा दिया। जो बात आप कह रही थी सुनील सिंह जी, जब बात वहां तक पहुंची तो वहीं से एक बात शुरू होती, बड़ा वो वायरल भी रहा था कंटेंट, कि अखिलेश यादव जब उस घर से निकले तो आपको याद होगा मीडिया में बड़ा चला था उस वक्त कि वहां से टोटियां तक चुरा ली गई। उस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, टोटी चोर जैसा आरोप लगा। ठीक बात है, आप किसी को कुछ कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं थे। जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिन्होंने गीता जैसा ग्रंथ पूरी दुनिया को दिया जी। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी हमारे नेता को इस तरीके की बात करते हैं, जब वो देखते हैं कि इस देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, जब वो लोग देखते हैं कि मेट्रो सबसे पहले कई शहरों में माननीय अखिलेश जी लेकर के आए, 19 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल माननीय अखिलेश यादव जी ने बिछाया, 4 लाइन बनाई, तो उसको आप कह करके, क्योंकि चिढ़ रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी बराबर की, आपकी सोच डेवलपमेंट की नहीं है, तो आप
हताश निराश करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं। मैं पूरी बात कह दूं, जब ये घटना हुई तो एक सुमित कुमार जी पत्रकार हैं जी। वो भी उस घर में गए और पूरे घर का वीडियो बना के दिखाया। कहीं पर ऐसी घटना नहीं आई। ठीक है। ये तो आईटी सेल है, बदनाम कर रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को चोर कहा गया, वैसे माननीय अखिलेश यादव जी को कहा जा रहा है। उस दौर की बात है। अच्छा, मैंने इतने सारे सवाल आपसे पूछे, आपने बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। उसमें आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कुंदरकी की जब मैंने बात की, मुस्लिम वोट आपसे छिटक गए। जिस अयोध्या में आपने एक बड़ी जीत हासिल की, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर बड़ा डंका गाड़ दिया आपने, वहां पे डंका बजा दिया, लेकिन कुंदरकी में मुस्लिम बाहुल्य सीट 62% की आबादी थी मुस्लिमों की, वहां कैसे हार गए? और 3 बार से लगातार आपकी पार्टी के विधायक चुनाव हार गए। देखिए, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं जी। आपने कहा कि हिंदुत्व में आपने डंका बजा दिया। क्यों नहीं बजा सकते? क्या हम हिंदू नहीं है क्या? या हमसे बड़ा कोई हिंदू है? हमारे नेता से बड़ा कोई हिंदू है? हमारे नेता भी हमारे नेता भी शिव मंदिर नहीं बोलते हैं। नहीं, सिया राम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं। बोलते क्यों नहीं है? राम राम बोलते हैं। लेकिन बीजेपी जो बुलवाना चाहेगी वो थोड़े बोलेंगे। हमारी आस्था भगवान राम पर है और इस बात को मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं। अगर आप भगवान राम का पूरा जीवन देखेंगे तो समाजवादी विचारधारा तो भगवान राम के जीवन से निकलती है। तो भगवान राम तो खुद समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं। भाई, समाजवाद क्या है? आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, गरीब को सम्मान देना, गले लगाना। तो जिस राम ने केवट को गले लगाया, केवट को राजा बनाया, जिस राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, वहीं से तो समाजवाद निकला है। तो समाजवादी लोग भगवान राम के रास्ते पर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरह नहीं कि भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर लें, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला कर लें। तो स्वाभाविक है जो चंदा चोरी करेगा उसको सजा भगवान राम देंगे। अयोध्या में दिया जी। जहां तक कुंदरकी की बात है, कुंदरकी में अगर जनता से हम हारते तो हार स्वीकार कर लेते। लोकतंत्र में कभी जीतना कभी हारना ये लगा रहता है। ठीक है। लेकिन कुंदरकी में हम जनता से नहीं हारे, प्रशासन से हारे। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है। हर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के सादी वर्दी में कर्मचारियों को लगा करके हमारे नेता ने कहा है कि मशीनों की जांच करा ली जाए। एक आदमी ने ही कई बार बटन दबाई हैं, तो क्यों नहीं जांच करा? अच्छा, एक आरोप और भी लगता है, जब आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तब तो ईवीएम को कुछ नहीं कहते। अभी इसी लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, अच्छी खासी सीटें आपको मिली हैं, आपकी पार्टी जीती है, तब ईवीएम कसूरवार नहीं है। जब 3 सीटें आती हैं, 7 सीटें हार जाते हैं, तो ईवीएम कसूरवार है। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और ये अच्छा सवाल इसलिए है कि एक परसेप्शन बना है कि जब हम जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी होती है और हार जाते हैं तो उसको हम बुरा जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं, जवाब दे रहे हैं। हमारे नेता ने जवाब दिया, जी। हमारे नेता ने मंचों से जवाब दिया, हमारे नेता ने प्रेस के माध्यम से जवाब दिया। जी। और लोकतंत्र में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि अगर हम 37 सीटें जीते हैं ईवीएम से, अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाते तब भी हम ईवीएम के खिलाफ होते, क्योंकि हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हटाकर मानेंगे आप लोग। और हमारे नेता ने कहा कि ईवीएम से जीतेंगे और उसके बाद ईवीएम को हटाएंगे। इतनी साफ बात भारतीय राजनीति में किसी भी नेता ने नहीं कही जो माननीय अखिलेश यादव जी ने ईवीएम को लेकर के कहा। बता सकते हैं कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से हार हुई? कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मंथन करने का समय है, आत्मावलोकन करने का समय है। आरोप आप पर लगा दिए जाते हैं कि आप लोग हार का ठीकरा ईवीएम पर मर दे रहे हैं। हार का अवलोकन करिए, आत्ममंथन करिए। नहीं, हार का मंथन कर रहे हैं और जिनसे हारे हैं अगला चुनाव उनसे भी जीतेंगे। जी। हम बीजेपी से नहीं हारे, आरएसएस से नहीं हारे, हम तो पुलिस प्रशासन से हार गए, वहां जो सरकारी तंत्र था उससे हार गए। अब जब कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो ना समाजवादी पार्टी से पुलिस जीत पाएगी, ना सरकारी प्रशासन जीत पाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो बेचारे जीत ही नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी बड़ी सशक्त अपने आप को मान रही है। 2027 की डगर कुछ कठिन लग रही है या बड़े इजीली से आप कर पाने की स्थिति? मैं केवल एक बात कह सकता हूं जी। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और पीडीए के नारे के साथ 24 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हाफ किया है और 27 में अपने नेता के नेतृत्व में और पीडीए के नारे के साथ
हम लोग भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। मैं आज आपके इंटरव्यू में ये कह सकता हूं, हम लोग 27 के बाद भी मिलेंगे, बैठेंगे। 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें भी विधानसभा में नहीं जीतेगी। जी। अच्छा, इन उपचुनावों की अगर सुनील जी बात करें तो वो इंडिया गठबंधन का दम्भ नजर नहीं आया जो लोकसभा चुनाव में आप बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना ली। क्या लगता है कि हार की एक बड़ी वजह ये भी है कि तमाम नेता साथ में नजर नहीं आए? नहीं, किस बड़े नेता ने दूरी बनाई? बहुत किसी ने सारे नहीं। बड़े नेता, किसी राहुल बड़े गांधी की बात किसी करी बड़े जाए। नेता ने दूरी नहीं बनाई। माननीय राहुल गांधी जी की अपील थी, वो लोग दूसरे चुनाव में व्यस्त थे, महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव में व्यस्त थे। और तो यूपी हमारे का नेता चुनाव माननीय उनकी नजर अखिलेश, में कोई मायने नहीं रखता नहीं है नहीं क्या? नहीं, मायने रखता है। हर चुनाव मायने रखता है। राजनीति में जो सबसे छोटा चुनाव है और जो सबसे बड़ा चुनाव है, हर चुनाव मायने रखता है। जिस चुनाव में हम लोग जाते हैं वो मायने रखता है, उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार करके चुनाव में जाते हैं। जी। ये चुनाव भी मायने रख रहा था, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा नहीं था, या हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, कि पुलिस प्रशासन इस कदर बेईमानी करेगी, या सरकारी तंत्र इस तरीके से बेईमानी करेगा, या सरकार जिसने संविधान की शपथ ली है वो संविधान की ये शपथ इस भूल बार तो जाएगी। ये आरोप बीजेपी वालों ने भी आप पर लगाए, सीधे सीधे आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं तथाकथित, वो इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं। कई जगह से बाकायदा ऐसी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की गई, हमारे यहाँ चलाई भी गई। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति हिंसा करते हुए नजर आया है जी। तो आप एफआईआर करिए, जेल भेजिए। लेकिन जो सरकारी तंत्र हिंसा करते नजर आया है उसका क्या करेंगे? जो लोग ये कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये भाषा एक ऐसे मुख्यमंत्री की हो सकती है जिसने बाबा साहब के दिए संविधान की शपथ ली है, जिसने शपथ ली है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, द्वेष भावना के तहत कोई फैसला नहीं करेंगे? ये भाषा संविधान की भाषा नहीं है, ये तानाशाही की भाषा है और सामंती सोच की भाषा वो है। तो आपके लिए भी कहते कि आप लोगों ने पीडीए बनाया, पीडीए में भी तो कहीं ना कहीं जातियों को बांटने की कोशिश कर दी आप लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, पीडीए में कहां जाती है? पीडीए में तो पिछड़ा है, पीडीए में तो दलित है, शोषित है, वंचित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं। और वो पिछड़ा किसी भी बिरादरी का हो, वो शोषित पीड़ित किसी भी समाज का हो। अच्छा, जो बड़े समाज में अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको हक अधिकार सम्मान नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, उसकी भी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी पीडीए में जाति ढूंढ रही है, पीडीए जाति नहीं है, पीडीए एक वर्ग है जिसको हजारों साल से शोषित वंचित रखा गया, जिसको अपमानित किया गया है। उस पीडीए को हमारे नेता न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए, समाज में इज्जत दिलाने के लिए और सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी हो। ठीक है। नहीं, समाजवादी पार्टी यही तो कह रही है, आप जाति जनगणना कर लीजिए, ये मुद्दा काफी जाति जनगणना कर लीजिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग रही? क्यों जाति जनगणना से लोग भाग रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो लोग जान जाएंगे कि जो लोग 2% हैं और 98% संसाधनों पर कब्जा है, उनका क्या होगा फिर? बिल्कुल। अच्छा, प्रियंका गांधी अब संसदीय पारी के अपना आगाज कर चुकी है, बड़ी चुनौतियां हैं, लोग इंदिरा गांधी से उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? कैसे देख रहे हैं उनकी पारी? नहीं, वो चुनाव जीत करके आई हैं, उनको बधाई, शुभकामनाएं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसको ताकत देंगी, इंडिया गठबंधन की आवाज बनेंगी। और अगर उनकी तुलना उनकी दादी से की जा रही है तो उनके सामने भी चुनौतियां हैं कि वो उस चेहरे और उस नाम पर खरा उतरें। जो जीवन में एक आध गलतियां इंदिरा जी से हुई हैं, वो गलतियां उनसे ना हों, और समाज के लिए, देश के लिए वो परिवार जिया है, मरा है, मुझे लगता है कि देश के लिए वो भी काम करेंगे। अयोध्या की अगर बात करें तो वहां पर अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ऐलान होगा। मिल्कीपुर में क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी ऑलरेडी वहां पर सांसद हैं, आप किस तरीके से लड़ाई देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता रणनीति बना रहे, खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे इससे पहले जब ऐलान हुआ था। कितनी चुनौती? देखिए, अयोध्या में समाजवादी पार्टी भगवान राम के रास्ते पर जा रही है।
गरीब को, कमजोर को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को, महिलाओं को सम्मान दिलाने का संकल्प है, उस पर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो योजना बनाती है कि कौन सी जमीन कैसे कब्जा की जा सकती है अयोध्या में। तो भगवान राम की नगरी में जमीन कब्जा करके तो नहीं जीत पाओगे। तो भगवान की कृपा हम लोगों पर है, बनी रहेगी। और भगवान ने हमेशा दुराचारियों को, व्यभिचारियों का वध किया है और उनका प्रकोप हमेशा गलत लोगों पर वैसा ही रहेगा जैसा रावण पर रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि आप लोग यादवों के हमेशा पक्षधर रहे हैं, यादवों की पार्टी कहा जाने का आरोप लगता है। मुस्लिम यानी कि वाईएम समीकरणों पर आप ज्यादा काम करते हैं और लोगों की चिंता नहीं है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये आरोप पिछड़े और दलितों का ये दुर्भाग्य है कि जब पिछड़े समाज का कोई नेता बड़ा होता है तो उसको पूरा देश कहता है क्षेत्रीय नेता है, और अगड़े समाज का कोई जब नेता क्षेत्रीय नेता भी होता है तो उसको राष्ट्रीय नेता कहा जाता है। अगर हम यादव समाज में पैदा हुए तो हमें गर्व है जी। लेकिन सोच से समाजवादी हैं, हम जातिवादी नहीं हैं। हम लोगों को इसलिए कहा जाता है कि ये जातिवादी लोग हैं क्योंकि पिछड़े समाज में पैदा हुए। नेताजी को भी कहा जाता था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को भी कहा जाता है। क्या कोई जातिवादी व्यक्ति इतना बड़ा सपना रख सकता है कि वो सबके लिए एक्सप्रेसवे बना दे, बिना जाति भेद किए हुए, जाति धर्म को देखे हुए, गरीबी अमीरी को देखे हुए 19 लाख लैपटॉप एक तरफ से बांट दे, मेट्रो चला दे, कन्या विद्याधन दे दे? तो कहते हैं ये सारे काम हमारे किए गए हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, जातिवाद के साथ साथ परिवारवाद का भी बड़ा गंभीर आरोप लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत अच्छी कहती है जी, कि इतिहास गलत पढ़ाया गया है। जब हम लोग हमने एक साहित्यकार से सुना, वो मंच पे कह रहे थे कि बीजेपी ये बात सही कहती है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि हम लोगों को तो यही पढ़ाया गया है कि देश 1947 में आजाद हुआ। जी। कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ। तो या तो हमें गलत पढ़ाया गया है या बेचारे वो गलत पढ़ रहे हैं। तो बीजेपी के बारे में केवल एक बात कह सकता हूं, बीजेपी को इस देश की सम्मानित जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया, बहुत उम्मीद के साथ। क्या बीजेपी 10-11 सालों में अपने 10 काम गिना सकती है? नोटबंदी पे बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी पे बात नहीं कर रहे हैं, सड़कों पे बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, गिरते रुपए पे बात नहीं कर रहे हैं, जो डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम। तो वोट कैसे मिल गए? 2022 में जीत गई बीजेपी, 2024 में हालांकि कम वोट मिले हैं, गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन बने तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। और ठीक बात है, हम एक बात कहते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरत बात है जी। और अगर कोई गलत आदमी कभी कभी अगर जीत जाए तो सच होने की मोहर नहीं होती है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारियों को पनाह देने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हैं, नफरती भाषा को सिर पर बिठाने वाले लोग हैं। देर सवेर सजा मिलेगी, देर सवेर पूरा देश जानेगा। मैं एक बात कह सकता हूं आपके कार्यक्रम में, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत गंदा इतिहास होगा वो। जो लोग आने वाली पीढ़ियों में इनके बारे में पढ़ेंगे तब नफरत करेंगे। एक नारा अभी उपचुनाव में बड़ा चल रहा था, योगी जी जा रहे थे जहां पर भी रैली में, आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंपेनिंग उनके द्वारा की गई कि जहां दिखा सफाई वहां बिटिया घबराई। इसका असर क्या नजर आया उपचुनाव में? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं केवल एक बात कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी सकारात्मक बात नहीं करते, हमेशा नकारात्मक बात करते हैं। कहते तो अब हम पे तो कोई ऐसा पैमाना है नहीं कि हम लोग कोई पैमाना लगा करके बताएं कि वो कितना नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से ये लगता है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नकारात्मक अगर कोई व्यक्ति है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकारात्मक व्यक्ति कह रहे हैं? वो तो बड़े डिमांडिंग हैं, वो तो कार्रवाई करते हैं दंगाइयों पर। संभल की हिंसा को ले लीजिए, बड़ा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आपके भी सांसद पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं, जियाउर रहमान बर्क जी पर आरोप लगे हैं कि वो
उस दिन वहां पर पहुंचे थे, नमाज के दौरान उन्होंने भीड़ इकट्ठा करवाई, प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली, सारी चीजें हो गई। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो कह रहा हूँ, जो मैं उनको सुनता हूँ, देखता हूँ, उनके डिसीजन, अगर वो बेटियों को लेकर के इतना ही चिंतित हैं, तो जब हाथरस की बेटी के साथ वो घटना हुई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप इसलिए हो गए कि जो दरिंदे थे वो उनकी बिरादरी के थे। उन्नाव में जब घटना हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी बोले? जब लखीमपुर खेरी में महिला का चीरहरण हुआ, मुख्यमंत्री जी बोले? जब बीएचयू की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने हैवानियत की तो मुख्यमंत्री जी बोले? तब उनका साधुपन, तब उनका आक्रामक होना, तब उनका संवैधानिक पद सब मौन हो जाता है। कैसे कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी ऐसा? हम तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे कर लेते हैं। आपने इतनी घटनाओं का जिक्र किया, तो उन्होंने भी एक घटना याद दिलाई, कन्नौज की ही ले लीजिए। बड़े खास थे, आपकी पार्टी के बड़े रसूख वाले नेता माने जाते थे। उन्होंने जो किया, क्या वो ठीक है? मैं एक बात कहूंगा आपके कार्यक्रम में जी। वो कन्नौज की घटना हो या इस देश के किसी भी कोने की घटना हो, अगर किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ कोई भी गलत करता है, वो हमारा हो, आपका हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कोई उसे सही नहीं कह सकता। क्या कन्नौज की घटना में कभी समाजवादी पार्टी ने बचाव किया? अरे आप कार्रवाई करिए, आप जेल, आपने एफआईआर किया, आपने जेल भेजा, माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन कभी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह अपने बलात्कारियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी या हमारे नेता नहीं खड़े हुए। अच्छा, संभल में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, संभल की हिंसा का जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? क्योंकि जिला प्रशासन पर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहा है, आप लोगों की तरफ से भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है, सरकार अपना पक्ष मान रही है, जिम्मेदार किसे मानते हैं सर? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, दंगे को कोई अच्छा नहीं कह सकता। हम इस चैनल के माध्यम से भी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। लेकिन दंगा तो सरकार का प्रायोजित दंगा है। जैसे इससे पहले भी एक दंगा हुआ बहराइच में, वो भी सरकार ने कराया, बीजेपी के लोगों ने कराया, और उस दंगे में बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी के दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर कराई। जब निष्पक्ष जांच होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के माध्यम से, तो देखिएगा कि सरकारी लोग, सरकारी तंत्र और बीजेपी आरएसएस के लोग ही होंगे जिन्होंने दंगा कराया। समाजवादी, वहां पर जो पत्थरबाजी हुई, समाजवादी पार्टी उस पत्थरबाजी को ठीक मानती है क्या? बिल्कुल नहीं मानती। जो कैसे माना जा सकता है? वो ठीक बिल्कुल नहीं मानती और बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इतने बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी कर दी, और सरकार का एलआईयू, सरकार का तंत्र सोता रह गया। इसका मतलब उन पत्थरों के पीछे भी सरकार है। मस्जिद को हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा है कि वो मस्जिद नहीं है, वहां पर हरिहर मंदिर था। उस पर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? देखिए, समाजवादी पार्टी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं फंसना चाहती है। हम लोग आस्थावादी लोग हैं, संविधान पर सबसे ज्यादा आस्था है। अगर हमसे आप पूछेंगे कि गीता, रामायण या संविधान, तो हमारे लिए संविधान बड़ा है। और अगर इस झगड़े में, अगर आप इस झगड़े में जाएंगे कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, फिर कोई आ जाएगा कहेगा मंदिर के नीचे बौद्ध के प्रतीक हैं, तो ये बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और मुझे लगता है सब लोग जानते हैं कि अगर पत्थरबाजी संविधान में है क्या सुनील? अगर मंदिरों की खुदाई हो जाए तो 80% मंदिरों में बौद्ध के प्रतीक मिलेंगे। ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो जो लोगों से सुनता हूं वो बोल रहा हूं। लेकिन ये सर्वे के जो आदेश हुए वो कोर्ट के आदेश पर ही हुए, अपनी तरफ से तो प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची नहीं हुई। नहीं, मुझे लगता है कि कल जो सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी आई है, उसके बाद तो सब कुछ साफ हो जाता है कि निचली अदालत इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते। वो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी पर होगा, और हम लोगों को अदालतों पर भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। और ये संविधान भरोसा दिलाता है कि किसी के साथ कभी भी कोई गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो न्याय संविधान दिलाएगा, न्यायालय दिलाएगा। के पूर्व नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि वो अब अलग हो गए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी जैसे बड़े बड़े मंदिरों को बौद्ध मठ बता चुके। देखिए, आप अधूरा परिचय दे रहे हैं या अधूरा परिचय दे रही हैं आप। वो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता था, उससे पहले तो बीजेपी के भी पूर्व नेता थे, उससे पहले बीएसपी के भी पूर्व नेता थे।
नहीं, लास्ट में तो आपके अब साथ हमारे नेता नहीं है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे दल में नहीं है, हाँ। तो उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, इस पर तो करेंगे ना कि ये इतने सारे मंदिर, देश के बड़े मंदिर, हिंदू आस्था का प्रतीक, ये सारे बौद्ध मठ थे पहले। नहीं तो बौद्ध भी आस्था का प्रतीक है। भगवान बौद्ध से लेकिन किसी विवादित हिंदू नहीं को है क्या? किसी हिंदू को बौद्ध से बुराई नहीं है ना। भगवान बौद्ध को कौन नहीं मानता? हम आप सब लोग मानते हैं, जो हिंदू है वो भगवान बौद्ध को मानता है। आप पर एक आरोप लगते हैं जिसका भी मैंने जिक्र भी किया, आप सब घटनाओं पर बोल देते हैं लेकिन पत्थरबाजी पर चुप रहते हैं। नहीं नहीं, हम पत्थरबाजी पे कह रहे हैं। पत्थरबाजी क्या को action होना चाहिए वहाँ पर? पत्थरबाजी को कभी भी सभ्य समाज या समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं मान सकती। पत्थरबाजी सरकार के इशारे पर कराई गई पत्थरबाजी है। सरकार जांच करा ले। दंगाइयों से वसूली कर रही है योगी सरकार, पोस्टर्स चस्पा कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाई हो रही है प्रदेश में उनके खिलाफ। देखिए, दंगाइयों के पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहे, लेकिन जब आप याद करेंगे तो इसी उत्तर प्रदेश की सरकार में कई ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जिन पर दंगा का आरोप था, जिन्होंने दंगा कराया, जेल गए, रोए भी हैं। तो स्वाभाविक है दंगाई रोएंगे। योगी जी कैसे लगते हैं? अभी आपने हालांकि बताया, फिर भी एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इसको किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ को अगर कंपेयर करना हो, कौन बेटर? तुलना नहीं है दोनों लोगों में, कोई तुलना नहीं है। एक कपड़े से साधु हैं, एक आदतन साधु हैं। सरकारें, आप भी सरकार में रह चुके हैं, सपा सरकार या योगी सरकार, किसको ज्यादा नंबर देंगे? तो योगी सरकार में ऐसा क्या है कि उनको नंबर दिया जाए? 0 से भी कम अगर किसी को दिया जा सकता है, अब उससे कम क्या होता है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन 1 नंबर भी दिया जाए। 1 नंबर कौन देगा? पिछड़ा दे नहीं रहा, दलित दे नहीं रहा, महिलाएं दे नहीं रहे, बेरोजगार दे नहीं रहे, बीमार आदमी दे नहीं रहा है, तो कौन नंबर दे रहा है इनको? योगी जी बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। पिछली चुनाव को आपने देखा होगा, बड़ी हार हुई योगी जी की, लेकिन इस बार बड़ा दमखम लगाया, जीत गए। क्या लगता है कि योगी जी की स्ट्रेटेजी काम आ गई? बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा काम आ गया इस बार चुनाव में? आपका बटेंगे कटेंगे ये संवैधानिक शब्द नहीं है, ये भड़काऊ है, ये नफरत पैदा करने वाला है, ये बांटने वाला काम है। जहां तक पॉपुलर होने की बात है, तो आप पॉपुलर अच्छा काम करके हैं, ये गलत बयान दे करके हैं। पॉपुलर तो रावण भी बहुत था, पॉपुलर तो गब्बर सिंह भी बहुत था। तो सवाल ये नहीं कि आप पॉपुलर हैं तो किस तरीके के हैं। आप रावण से योगी जी की तुलना नहीं, करें? तुलना नहीं कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि पॉपुलर कौन था। जी, जयवीरू से कम पॉपुलर गब्बर सिंह नहीं थे, जयवीरू से बेहतर थे, लेकिन जयवीरू सही रास्ते पर चल करके बाद में बदल गए, सही रास्ते पर काम करने लगे, और गब्बर सिंह आखिरी तक लुटेरा ही रहा, झूठा ही रहा, नफरत वाला ही रहा। तो मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी कैसे लगते हैं? आपको लगता है कि कहां तक पहुंचेंगे? किसी ने कहा था कि अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ही नहीं कर सकते। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के हीरो हैं जी, और सुपर हीरो हैं, और हमें उम्मीद है कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर कर एक दिन उनको देश का हीरो बनाएंगे, देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, तो मुझे लगता है कि अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उन सब में सबसे बेहतर और देश को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री साबित होंगे। अच्छा, आपकी समाजवादी पार्टी से एक वर्ड बड़ा जुड़ा रहा है, हालांकि थोड़ा नेगेटिव है, नहीं बोलना चाहिए, गुंडई, बड़ा आरोप लगता है, उस पर क्या सफाई देंगे? देखिए कौन लोग हमको गुंडा कहते हैं? अगर कोई गरीब का शोषण कर रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम उसकी नजर में गुंडे हो गए। कोई दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देगा, हम उस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम उसके लिए गुंडे हो गए। हम अगर पीडीए के हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं। अगर गुंडई से ही संविधान बचाया जा सकता है, गुंडई से ही अगर पीडीए की आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक बराबरी आ सकती है, तो जो लोग कह रहे हैं उनके लिए हम हैं गुंडे। यूपी में दंगों की आग कौन डालना चाहता है, या यूपी को दंगों की आग में कौन झोंकना चाहता है? संभल की हिंसा को आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा कसूरवार दंगे वही लोग कराते हैं जिनको दंगे से फायदा हो। हमको आपको दंगे से फायदा नहीं है। दंगे से फायदा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को है। तो स्वाभाविक है आप अपने जीवन में वही काम करेंगे जिससे आपको फायदा हो।
तो ये दंगे हमेशा भारतीय जनता पार्टी कराती है। कभी सरकार में आने के लिए दंगे कराते हैं, कभी कुर्सी बचाने के लिए दंगे कराते हैं। पहले दंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए कराती थी। ये जो 2 दंगे हुए हैं बहराइच में और संभल में, ये बीजेपी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कराया है। अच्छा, आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत तो 2012 से कर दी। अब आगे क्या आपका विजन है, कौन सा लक्ष्य है? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव के बड़े खासम खास हैं आप। डंडे भी आपने खूब खाए 2012 के दौरान जब पूरा प्रदर्शन हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कितना challenge लगता है? हम लोग समाजवादी पार्टी से 98 में जुड़ गए जी जी। और मैं अपना छात्र संघ का पहला चुनाव 2000 में जीता। मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ। केकेवी कॉलेज है जी, जी। जहां से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। फिर 2004 में मैं केकेसी का प्रेसिडेंट हो गया जी। जहां से मैं एलएलबी कर रहा था। उसके बाद पार्टी के संगठन में आ गया। पार्टी ने यूथ में छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर मैं छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम लोगों को नेताजी के निर्देशन पे काम करने का मौका मिला और हम लोग अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लाठी डंडा, आंदोलन, जेल, मुकदमे, ये कभी जो छात्र राजनीति से निकले लोग हैं वो कभी घबराते नहीं हैं। इसलिए मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार से अनुरोध करूंगा बताते हैं कि इस वक्त कि छात्र संघ के चुनाव में जो ताले पड़े हैं वो खोल दिए जाएं, क्योंकि छात्र संघ के ताले जब से पड़े हैं, नई खेप राजनीति में नहीं आ रही है। नई का मतलब वो खेप जो गरीब परिवार से है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पीछे कोई विरासत नहीं है, ऐसे लोगों को छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति में आने का मौका मिलता है। अगर छात्र राजनीति नहीं होती तो हो सकता है हम लोग राजनीति की मुख्यधारा में ना आ पाते। तो इसलिए हम लोग इस पक्ष के हैं कि छात्र संघ का चुनाव खोल देना चाहिए और छात्र राजनीति के माध्यम से ही इस देश को कई प्रधानमंत्री मिले, गवर्नर मिले, साइंटिस्ट मिले, बड़े बड़े वकील मिले, बड़े बड़े लोग मिले, बड़े बड़े लेखक मिले छात्र राजनीति के माध्यम से। तो मुझे लगता है छात्र संघ के ताले खुल जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह साजन जी, आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में बातचीत की और आपने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, आपने पक्ष रखा अपना भी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए भारत समाचार के साथ बातचीत करने के साथ। और इसी के साथ हमारे इस खास इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ, आपसे मुलाकात करवाएंगे, रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।